हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं दीपक सिंह पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम संविधान की क्लास में देखने वाले हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसके पहले के अधिनियमों में हमने मार्लिमेंटो एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892 और पूरी हमने जब से संविधान की पहली ईंट रखी गई थी कैसे 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 उसकी ग्रोथ हुई वो हमने पढ़ा था। अब हम जो देखने वाले हैं वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए कि मॉन्टेग्यू जो थे वो इस समय भारत के क्या थे? वायसराय। इस समय भारत के ये क्या थे? वायसराय थे। और जो ये क्या थे? सचिव थे। ये क्या थे? भारत के सचिव थे। और चेम्सफोर्ड जो थे ये क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, ये चीज तो पहले जान लीजिए कि इस समय वायसराय कौन थे और भारत के सचिव कौन थे। 1919 अधिनियम क्यों आया, उसके एक्ट के प्रोविजंस क्या थे वो तो अपन देखेंगे ही, लेकिन 1909 और 1919 इन 10 सालों में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई वो हमको जानना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी एक्ट अधिनियम आए वो उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही आए थे। इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये उन 10 वर्षों में क्या हुआ, तो 1906 में हम देख चुके थे कि ढाका में मुस्लिम लीग की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। हमने 1905 में देखा था स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था दिल्ली दरबार जब लगा था तब। तो दिल्ली दरबार कब लगा ये याद रखना है हमको। तो ये डेट याद रखेंगे हम 12/12/1911 को। इसी डेट को जो बंगाल विभाजन है वो रद्द कर दिया गया था और भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी, ये घोषणा भी इसी दिन कर दी गई थी। इस समय जो वायसराय थे, 1911 की मैं बात कर रहा हूं, इस समय जो वायसराय थे वो थे हार्डिंग सेकेंड। इस समय कौन थे? हार्डिंग सेकेंड। इनके ऊपर एक जन ने बम फेंका था जिनका नाम था रास बिहारी बोस। इस समय की बात अगर हम करें, इतिहास में अगर हम जाएंगे तो इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी देश में भी और विदेशों में भी। जैसे एक हम बात करें, कामगा टमारू प्रकरण हुआ था, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। 1915 में भारत में पहली समानांतर सरकार का गठन हुआ था काबुल में, जिसके पहले राष्ट्रपति हुए थे राजा महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री हुए थे बरकतुल्ला, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है भोपाल में, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। तो एक क्रांतिकारी गतिविधि हुई थी। इसी टाइम की अगर हम बात करें 1919 के पहले की, तो 1900 पहले की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ गए थे वापस। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की खास बात यह थी कि इसमें नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? एक हो गए थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो गया था? समझौता हुआ था। इसी अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी हुआ था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 का जो अधिवेशन है वो याद रखेंगे कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में ये समझौता भी हुआ। यहां से अंग्रेजी सरकार और बौखलाई। गांधी जी के 3 मूवमेंट थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों इनके जो मूवमेंट थे वो बैक टू बैक क्या हुए? सक्सेस हुए। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, संधि के तहत तुर्की के जो सुल्तान थे उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जिसके तहत भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया।
खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था जो 1925 में जाकर खत्म हुआ। खिलाफत आंदोलन ये खलीफा से रिलेटेड था। जब हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद एक पोस्ट आई थी जिसको कहा गया खलीफा, जो तब से लेके 1925 तक थी। अब 1919 की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी के तीनों मूवमेंट सक्सेस हुए। नरम दल गरम दल एक हो गए, कांग्रेस मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार थोड़ी सी बौखलाई और 1919 का यह एक्ट पारित किया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। यहां पे उन्होंने जो सबसे पहले जो बात कही कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करने की क्या कही गई थी, बात कही गई थी। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे, अपने अधिकारों को वो समझ रहे थे, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत दे ही रहे थे। तो उत्तरदायी शासन शब्द के कब प्रयोग किया गया है, तो 1919। अब यहां पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ध्यान में रखना है कि जो भारत सचिव का खर्च है वो कहां से दिया जाने लगा, ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाने लगा। अब यहां जरूर ध्यान दीजिएगा कि भारत सचिव की पोस्ट कब आई थी, तो भारत सचिव की पोस्ट आई है 1858 में। ये याद रखना, भारत सचिव की पोस्ट कब आई है, 1858 में। जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल थे उनको समाप्त करके शक्तियां किसको दे दी गई थी, भारत सचिव को दे दी गई थी। और उसके लिए एक परिषद थी, भारत परिषद, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जो कहां थी, लंदन में। समझ में आ रहा है। तो भारत सचिव की पोस्ट कब की है, 1858। तो ये 1793 कहां से आ गया, गलत प्रिंट तो नहीं है, तो नहीं। पुरानी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा, क्या था उसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल तो शुरू से ही थे, शुरू में उनको ब्रिटेन के राजस्व से ही उनकी सैलरी वेतन दिए जाते थे। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट हमने पढ़ा था, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामले क्या कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए। व्यापारिक मामले कौन देखती थी, व्यापारिक मामले कौन देखता था, व्यापारिक मामले देखता था कौन, निदेशक मंडल। और राजनीतिक मामले कौन देखता था, नियंत्रक मंडल देखता था ना, याद है कुछ, हाँ। लेकिन जब 1784 में ये नियंत्रक मंडल आया था तो उस समय इनके जो वेतन थे ये कहां से दिए जाते थे, ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाते थे। 1793 का जो एक्ट आता है, इस एक्ट के तहत बोला गया कि इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कहां से दिए जाएंगे, भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। कहां से दिए जाएंगे, भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। 1858 में निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल तो खत्म हुए, भारत सचिव आया, लेकिन इसके वेतन भत्ते कहां से दिए जाते थे, वही 1793 अधिनियम के तहत भारत के राजस्व से। भले ये पोस्ट कब आई है, 1858 में। तो 1919 अधिनियम के तहत हुआ कि नहीं, अब इनके वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाएंगे। तो ये चीज याद रखना कि भारत सचिव के वेतन भत्ते खर्चे ये ब्रिटेन के राजस्व से कब दिए जाने लगे, तो वो है 1919 का अधिनियम। क्लियर है बात, क्लियर है। यहां पे क्या बोलता है कि भारत परिषद, अब अभी जैसे डिस्कस किया अपन ने कि भारत परिषद कौन थी, भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद थी 1858 में हमने पढ़ा था, जिसमें कितने सदस्य थे, 15। 1909 वाले में हमने देखा कि भारतीयों को भी शामिल किया गया, तो 15 संख्या थी, जिसमें अब यहां पे संख्या डिसाइड कर दी गई कि न्यूनतम 8 होंगे और अधिकतम कितने होंगे, 12 होंगे, अब 15 नहीं होंगे। तो भारत परिषद कहां थी, ये चीज याद रखना, लंदन में। तो 1919 अधिनियम के तहत न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, 8 कर दी गई, और अधिकतम कितनी कर दी गई, 12। प्लस जो भारत सचिव था उसकी सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया, क्योंकि काम ज्यादा था भारत सचिव का।
तो वहां बोला गया कि भैया इनकी सहायता के लिए हाई कमिश्नर एक नियुक्त होगा। यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस अधिनियम के तहत कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। ये चीज याद रखना, किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, तो वह था 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई 1919 में, और सांप्रदायिक आधार पर थी। ये भी याद रखना, किस आधार पर थी? सांप्रदायिक आधार पर थी। और सांप्रदायिक में कौन कौन से थे? सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तो अपनाई गई, साथ ही वो किस में थी? संप्रदायों में थी। ठीक है, इसमें आधार किसको बनाया गया था? तो संप्रदायों को बनाया गया था, ये याद रखना। इसी अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक मंडल की क्या की गई? स्थापना की गई। आज भी अगर हम देखें तो केंद्र में 2 सदन है, केंद्र में 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये शुरुआत होती है समझिए 1919 से, लेकिन उस समय इनको राज्यसभा या लोकसभा नहीं कहा जाता था। इस समय जो उच्च सदन था उसका नाम क्या था? राज्य परिषद। उस समय उसका नाम क्या था? राज्य परिषद। ठीक है, और जो निम्न सदन, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं, उसका नाम क्या था? विधान सभा। अगर आप देखेंगे कि विधानसभा प्रेजेंट टाइम पे राज्यों को हम कहते हैं जहां पे विधानसभा रहती है, लेकिन उस समय ये केंद्रीय विधान परिषद और ये केंद्रीय विधान सभा, और यही क्या थी? निम्न सदन थी। तो समझ में आ रही है 1919 का अधिनियम। अब 1919 के अधिनियम में ये जो प्रांतीय विषय थे ये 2 भागों में विभक्त किए गए, एक सुरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। रीजन, क्योंकि प्रांतों को इस अधिनियम के तहत क्या दे दिया गया था? द्वैत शासन दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? द्वैत शासन दे दिया गया था, दोहरा शासन। और दोहरे शासन के जो जनक हैं वो याद रखना लियोनस कार्टेस हैं, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? डायरकी। द्वैत शासन के जनक कौन है? लियोनल कार्टेस, जिनकी पुस्तक का नाम है डायरकी। और इसी के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, सुरक्षित और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय जो था वो अंग्रेजी सरकार ने अपने पास रखा। ऐसी बात समझिए कि जो प्रॉफिटेबल वाले जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने इसको अपने पास रखा। जैसे अगर हम बात करें राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रखा। और जो उतने इंपॉर्टेंस वाले नहीं थे, फाइनेंस वाले नहीं थे, पावर्स वाले नहीं थे, वो किसको दे दिए गए? भारतीयों को दिए गए। नाम में ही छुपा है हस्तांतरित विषय। तो हस्तांतरित विषय में देखें, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये किसको दे दिया गया? भारतीयों को दे दिया गया। क्लियर है? तो याद रखना, केंद्र में द्विसदनात्मक मंडल किस अधिनियम के तहत आया? तो 1919। प्रांतीय विषयों को कब, किस अधिनियम के तहत विभाजित किया गया? तो 1919। प्रांतों में द्वैत शासन कब आया? तो 1919। भारत सचिव के खर्चे ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाने लगे, वो भी 1919। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे क्या बोलते हैं कि इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान की बात कही गई। देखिए, लोक सेवा आयोग समझ लीजिए यहीं से आया। भारत में सिविल सेवा के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो है लियोनल कार्टिस। वो कौन है? कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? 1793 में कॉर्नवालिस। उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होती थी, उनकी होती थी नामजदगी। नामजदगी की अगर हम बात कर दें तो नामजदगी में कौन लेते थे भाग? इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते थे भाग, और एक कॉलेज था हैलीबेरी कॉलेज। ये लोग मिलकर जो आईसीएस ऑफिसर्स थे उनकी नियुक्ति करते थे, नामजदगी होती थी। लेकिन 1853 अधिनियम के तहत हमने पढ़ा है, 1853 अधिनियम के तहत इस एग्जाम की क्या होने लगी? प्रतियोगी परीक्षा होने लगी।
लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। अब यहां मैं बता दूं कि जो 1919 का अधिनियम है जो हम पढ़ रहे हैं, इसी अधिनियम के तहत बोला गया कि अब आईसीएस जो ऑफिसर हैं इनकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं लंदन के साथ साथ कहां होनी चाहिए? भारत में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी अधिनियम के तहत लंदन और भारत में भी जगह कौन सी थी? इलाहाबाद, जहां पर इसका एग्जाम होता था। और इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन की बात करी गई और एक कमीशन गठित किया गया था, ली कमीशन। और ली कमीशन की सिफारिश पर ही 1926 में लोक सेवा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। ये चीज याद रखना कि लोक सेवा आयोग के गठन की बात कब की गई है? तो 1919 अधिनियम के तहत ली कमीशन गठित किया गया और ली कमीशन की सिफारिश पर ही 1926 में लोक सेवा आयोग गठित किया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हमारे भारतीय संविधान में भी है। अगर हम बात करें तो वह आर्टिकल 148 से 151 तक है। याद रखेंगे बात को। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट और राज्य बजट को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। वर्तमान स्वरूप में भी हम देखेंगे कि केंद्र का बजट एक अलग आता है और राज्य का बजट भी अलग आता है। तो इसकी ये देन भी किसकी है? अंग्रेजों की ही है। और ये कब किया गया? 1919 में। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए पहली बार सीमित संख्या में, ये याद रखना, संपत्ति एवं कर को भी क्या बनाया गया? अधिकार बनाया गया। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तो थी ही, लेकिन हर व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था। सांप्रदायिक आधार तो था ही, साथ में अगर उसके पास संपत्ति और जिस हिसाब से वो टैक्स देता था तभी उसको वोटिंग की शक्तियां प्राप्त थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935, और यहां पे हम उसके समय की पूरी हिस्ट्री को भी कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।